लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे एसआईआर का दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और यूपी में एसआईआर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एसपी में वार पलटवार जारी है। उसके बाद आपको बताएंगे बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के 10 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाने वाले बयान पर मायावती ने कड़ा ऐतराज जताया। और फिर आपको बताएंगे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूरा होने का आज औपचारिक ऐलान हो गया है। अब 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही बात होगी लखनऊ में सिखों की गुरु चरण यात्रा पहुंची है, जिसका सीएम योगी ने स्वागत किया है। ये यात्रा यूपी के 16 जिलों से होते हुए बिहार तक पहुंचेगी। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। एसआईआर के दूसरे चरण में यूपी में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसका मकसद है वोटर लिस्ट से अवैध मतदाताओं को बाहर करना। लेकिन एसपी इसे वोट काटने की साजिश बताते हुए पीडीएफ प्रहरी तैनात करने का ऐलान कर चुकी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि एसआईआर से घुसपैठियों की पहचान होगी और बांग्लादेशी घुसपैठी बाहर होंगे। बीजेपी ने पूछा है कि फर्जी वोट हटने से एसपी कांग्रेस को दिक्कत क्या है। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी के 1,62,486 बूथों पर एसआईआर चलेगा। इसे लेकर राज्य के सभी निर्वाचन अधिकारियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश भी दिए हैं। एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट से अवैध मतदाताओं को बाहर करना है। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने एसआईआर को गरीबों के वोट काटने की बीजेपी की साजिश बता दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। वो नहीं चाहती है कि गरीब समाज के लोगों को देश की मुख्य धारा में लाया जाए। उनको विदेशी नागरिक घोषित करना चाहती है। वहीं बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने एसआईआर का विरोध करने पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। देखिए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये जो आज की युवा पीढ़ी है, ये बिना सोचे समझे जो है फैसले लेते हैं और इनके मुद्दों में कोई गंभीरता नहीं होती है। एसआईआर के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। एसपी का कहना है कि उसके लिए प्रहरी वोटों की रक्षा करेंगे। तय किया है, पार्टी ने तय किया है कि हर बूथ पर समाजवादी प्रहरी होगा। हर जगह रख रखाव की जिम्मेदारी के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त किया जाएगा। तो ये बात अगर पॉलिटिकल पार्टियों को समझ में आ रही है, चुनाव आयोग को नहीं समझ में आ रही है। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि एसआईआर को लेकर सभी दल अपने वोटर प्रतिनिधि रखेंगे, जिससे एक सकारात्मक माहौल बनेगा। तो अगर ये पीडीए रिप्रेजेंटेटिव रखेगी समाजवादी पार्टी, तो कम से कम वो अपनी तरफ से ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि सारे वोटर जेन्युइन हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और दूसरे जो दल हैं वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव जरूर रखेंगे और इन्हीं के सहारे ही वोटर लिस्ट शुद्ध होती है। क्योंकि 2027 से पहले एसआईआर को लेकर यूपी में सियासी पाराहाई है। एसपी और कांग्रेस ने इसे लेकर जहां अपने प्रतिनिधियों के जरिए कड़ी नजर रखने का ऐलान किया है, वहीं बीजेपी भी विपक्ष के हर हमले का जवाब देने को तैयार है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सियासी पार्टियों के लिए अभी बहुत मुश्किल समय है, क्योंकि उनको अपने वोटों के लिए भी अब लड़ाई लड़ना है। ऐसे में उनके कार्यकर्ता अब प्रहरी बनके न सिर्फ अपने वोटों की रक्षा करेंगे, बल्कि 2027 के चुनाव के लिए एक बड़ी ट्रेनिंग भी उनके लिए होगी, जो चुनाव में उनके लिए फायदा ही देने वाली है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो एसआईआर को लेकर सियासी बयानबाजी का वार पलटवार जारी है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी का टूल बन चुका है। वहीं पर एसपी का कहना है कि उसके पीडीएफ प्रहरी बीजेपी की वोट काटने की कोशिश रोकेंगे। एसआईआर पर सवाल खड़े करने पर बीजेपी ने पलटवार कर कहा कि ये सामान्य प्रक्रिया है, इससे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान होगी। लेकिन कांग्रेस और एसपी इंपोर्ट कर वोट अपने पक्ष में डलवाना चाहती है। के पास में कि जो आज भारतीय जनता पार्टी के एक अग्रिम संगठन के रूप में चुनाव आयोग को हर व्यक्ति देख रहा है, जो अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है, आज उसके माथे पर वोट चोर का एक बहुत बड़ा ठिगरा लगा हुआ है।
जो वो बहुत आसानी से नहीं मिटा सकते। कितने भी एसआईआर कर लें, लेकिन एसआईआर में अगर मंशा मात्र सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने की है, तो आने वाले दिनों में लोगों का जो चुनावी यंत्र है, जो लोकतंत्र है और संविधान को लेकर जो अधिकार हर व्यक्ति को, इस देश के व्यक्ति को एक वोट देने का दिया गया है, उसके चलते हुए संवैधानिक संस्थाओं से विश्वास उड़ जाएगा। अब भारत का चुनाव हो, लोकतंत्र भारत का हो, तो वोटर तो भारतीय होना चाहिए, नहीं कोई ऐसा होना चाहिए जो बाहर से इंपोर्ट करके वोट पार्टी दिलवाना चाहती है। तो ये इंपोर्टेड वोट के आधार पे चलते हैं। और अखिलेश जी की बात क्या करें, वो प्रहरी बनाते हैं। अरे बीएलओ होता है, हर पार्टी अपने BLA 2 देती है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। मगर अखिलेश जी ये तो बताओ, आपको किस वोट की चिंता हो रही है? आपके कौन से वोट काटे जाएंगे? आपको वही वोट की चिंता हो रही है जो गलत बने हैं। देखिए, यूपी सहित 12 राज्यों में एसआईआर लागू किया गया है। इससे पहले बिहार में किया गया था और लगातार समाजवादी पार्टी और तमाम पूरे विपक्षी दल इसके विरोध में हैं। और इस समय जो पिछला मानसून सत्र हुआ था संसद का, लगातार विरोध प्रदर्शन किया मजबूती के साथ में कि ये एसआईआर की प्रक्रिया रुकनी चाहिए। डुमरियागंज के पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के मुस्लिम औरतों पर दिए विवादित बयान पर मायावती ने कड़ा ऐतराज जताया। मायावती ने इसे संविधान और शांति व्यवस्था के खिलाफ करार देते हुए सरकार से ऐसे नफरती बयानों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं अयोध्या के संतों ने पूर्व बीजेपी विधायक के बयान का समर्थन किया है और संतों का कहना है कि जब सनातन धर्म पर विधर्मियों का हमला हो रहा है तो उन्हें भी उसी तरीके से जवाब देना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने विवादित बयान दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो 16 अक्टूबर को धनकरपुर गांव में एक जनसभा के दौरान का बताया जा रहा है। इसमें पूर्व विधायक ने मुस्लिम लड़कियों पर विवादित बयान दिया है। एक मौलाना पर हम लोगों की निगाह रहेगी। दरोगा जी लोग, आप लोग भी आए भवानीगंज से, तो धनकरपुर को कम से कम 10 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाने का काम करना है, चाहे जैसे भी करना है, और सबकी साथ और सबकी नौकरी की गारंटी हमारी है। हम बोल रहे हैं। अयोध्या के संतों ने पूर्व बीजेपी विधायक के बयान का समर्थन किया है। संतों का कहना है कि जब सनातन धर्म पर विधर्मियों का हमला हो रहा है तो उन्हें भी उसी तरह जवाब देना चाहिए। आज के युग में भी अगर हमारे धर्म के बहू बेटियों को विधर्मी बनाने का प्रयत्न होता है तो एक के बदले 10 नहीं, एक के बदले 100 इस प्रकार के विधर्मियों को के कन्याओं को ला करके स्वधर्म में स्थापित करना, ये पूर्व में हमारे हिंदू धर्म के ही रहे हैं और आज फिर से हिंदू धर्म में वापसी होगी, तो ये खुशी का विषय है। कई सोशल मीडिया पर से वीडियो आए हैं जिसमें साफ दिखाया जाता है कि आप ब्राह्मण की लड़की को फंसाओ तो आपको इतना पैसा मिलेगा, वैश्य की लड़की पर इतना पैसा मिलेगा, क्षत्रिय की लड़के पर। तो अगर एक वर्ग खुलेआम ये कह रहा है तो कम से कम सनातन धर्म में कोई तो है जिसने खुले मंच पर ये बात कही है, ये स्वागत योग्य है। पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने लोगों से कहा कि 10-10 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़की बनाओ, सबको रोजी रोटी देने की जिम्मेदारी हमारी। इस पर बीएसपी सुप्रीम मायावती ने कड़ा ऐतराज जताया है। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, पूर्व विधायक का बयान जहरीला है, विषैला हिंसात्मक खेल निंदनीय है, मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ घृणित बयान है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बयानों से अशांति अराजकता फैलेगी। ऐसे बयान मजहब के लिए खतरा है, सभ्य सरकार के लिए अराजक तत्व चुनौती है। पूर्व भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने बयान पर सफाई दी है। उनका कहना है कि हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ उन्होंने ये बयान दिया था, लेकिन इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वहीं उनके इस बयान के बाद अब सियासत तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।
अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के काम पूरे हो चुके हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। अब 25 नवंबर को पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे और पीएम मोदी ने ही 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास किया था। क्या है राम मंदिर के ध्वज की खासियत, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। ये जानकारी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है। राम नगरी अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर और उससे संबंधित सभी निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं। अब 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन भी पीएम मोदी ने ही 5 अगस्त 2020 को किया था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स सभी का निर्माण कार्य पूर्ण है। मंदिर जो पत्थरों का बना है, नागर शैली में है, उसका निर्माण पूर्ण हो चुका है। भूतल पर रामलला, प्रथम तल पर राम परिवार विराजित है। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि ध्वजारोहण के दिन श्रद्धालुओं के लिए दर्शन परकोटा और सप्त मंदिरों में नहीं हो सकेंगे। उनको दर्शन 25 नवंबर को नहीं होगा। जो लोग आमंत्रित किए जाएंगे उनको भगवान का दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। करीब 8000 लोग आमंत्रित किए जा रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था करनी होगी। उसके बाद श्रद्धालु दर्शन करेंगे अगले दिन से। राम मंदिर का ध्वजारोहण पीएम मोदी 25 नवंबर को करेंगे। इस कार्यक्रम को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तरह भव्य बनाने की तैयारी है। ध्वजारोहण के लिए राम मंदिर ट्रस्ट आर्मी का सहयोग लेगा। ध्वज का वजन 11 किलो होगा। भगवान रामलला के मंदिर पर लहराने वाला ध्वज पैराशूट के कपड़े का हो सकता है। राम मंदिर का भगवा रंग का ध्वज है। सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के प्रतीक इस पर बने हैं। राम मंदिर का 161 फुट ऊंचा शिखर है, जिस पर 42 फुट ऊंचे खंबे पर ध्वज रहेगा। 5 दिवसीय समारोह 21 नवंबर से शुरू होगा। 25 नवंबर को ध्वजारोहण के साथ ये संपन्न होगा। ध्वजारोहण समारोह में 8000 से ज्यादा मेहमानों के आने का अनुमान है। मंदिर परिसर के 6 मंदिर पर भी ध्वजारोहण होगा, जिसमें शिव, गणेश, सूर्य, हनुमान, भगवती, अन्नपूर्णा के मंदिर शामिल हैं। राम मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। भूतल रामलला और पहली मंजिल पर राम परिवार है। न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। लखनऊ में चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। सीएम योगी ने इस मौके पर शामिल हुए मुख्यमंत्री भी। उन्होंने कहा कि गुरु परंपरा ने भारत को त्याग और बलिदान का संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि ये यात्रा हमें उस गौरवशाली गुरु परंपरा से जोड़ती है जिसने भारत की संस्कृति को नई दिशा दी है। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ पहुंची गुरु चरण यात्रा में सीएम योगी भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हमारी परंपरा में ये मान्यता है कि जहां भी गुरु के चरण पड़ते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है। इस यात्रा के माध्यम से हमें भारत की गुरु परंपरा और सिख परंपरा पर गौरव की अनुभूति होती है। सिख गुरुओं का भारत की सनातन परंपरा में योगदान अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 साहबजादों का बलिदान भारत के इतिहास को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। गुरु चरण यात्रा यूपी में 16 जिलों से गुजरेगी। इसमें गुरु गोविंद सिंह महाराज और खालसा की माता साहिब कौर पवित्र जोड़ा शामिल है। इन्हें पटना स्थित गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब में स्थापित किया जाएगा। है
यह यात्रा शुरू हुई दिल्ली से और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा और आगरा के बाद में आगे जो भी जिले पड़ते रहे उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में ये यात्रा गुजरेगी। बहुत ही धार्मिक आध्यात्मिक लिहाज से यह यात्रा काफी अच्छी यात्रा धार्मिक लिहाज से मानी जाती है और ये सिखों की आस्था का प्रतीक यात्रा है। तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि ये इतनी पवित्र यात्रा है और ये यात्रा अब आध्यात्मिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है। पुष्प वर्षा हो रही है और ये यात्रा दिल्ली से निकली है और दिल्ली से राजधानी लखनऊ आज पहुंची है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होती हुई ये यात्रा आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद है। आध्यात्मिक लिहाज से ये बहुत ही पवित्र और आस्था का प्रतीक ये यात्रा मानी जाती है। बीजेपी ने यात्रा को भव्य स्वरूप देने के लिए हर जिले में रूट, मीडिया, आवास और भोजन प्रमुखों की टीमें बनाई हैं। करीब 75 बसों के बेड़े में 150 साधु संत और कार्यकर्ता इस यात्रा का हिस्सा हैं। सिखों की पवित्र गुरुचरण यात्रा के जरिए बीजेपी सियासी समीकरण भी साधने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और आरजेडी ने तेजस्वी को नायक बताया तो जेडीयू ने नीतीश कुमार को जनसेवक। अब आरजेडी के तेजस्वी यादव को नायक बताने पर सियासत तेज है। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी लगता है कि तेजस्वी को जननायक बनने में समय लगेगा। वहीं तेज प्रताप यादव का कहना है कि जननायक राहुल तेजस्वी नहीं बल्कि कर्पूरी ठाकुर थे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। न नायक है न जननायक है, ये एक्चुअली नालायक है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से अपने अपने नेताओं के लिए एक से बढ़कर एक शब्द गढ़े जा रहे हैं। कोई नायक कह रहा है, कोई जननायक कह रहा है, कोई जनसेवक कह रहा है, तो कोई नालायक बताकर तंज कस रहा है। न नायक है न जननायक है, ये एक्चुअली नालायक है। कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले राहुल गांधी को जननायक बताया था, जिस पर जमकर विवाद हुआ। आरजेडी ने बचते बचाते जननायक में से जन को हटाकर तेजस्वी यादव को नायक बना दिया, जिस पर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। आज अखिलेश यादव भी जननायक बनने लगे। न नायक है न जननायक है, ये एक्चुअली नालायक है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाए गए इस पोस्टर ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हैरानी जताते हुए कहा कि जो अब तक एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बना, वो खुद को जननायक मानने लगा है। मतलब आप इतने बड़े हो गए हैं, आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप अपने आप को आप जननायक मानने लग गए हैं। विरोधी तो विरोधी, आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव को जननायक बनने में समय लगेगा। भाई जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है। तो वहीं जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव का कहना है कि राहुल और तेजस्वी जननायक नहीं हो सकते। जननायक कर्पूरी ठाकुर थे या फिर मेरे पिता है। जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। जननायक से शुरू हुई शब्दों की ये जंग नायक होते हुए नालायक तक पहुंच गई है। जेडीयू ने तेजस्वी को नायक बताने वाले पोस्टर के जवाब में नीतीश कुमार का एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें नीतीश को जनसेवक बताते हुए जनता तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई है। यानी बिहार की सियासत आजकल इन शब्दों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी है।